नेक्स्ट चैप्टर है, चौथी यूनिट है विद्युत चुंबकीय तरंगें। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के संबंध में एक वैज्ञानिक थे मैक्सवेल। मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंगों का गणितीय रूप दिया, जिसे हम मैक्सवेल के समीकरण कहते हैं। तो मैक्सवेल के समीकरण ये चार हैं। पहला है स्थिर वैद्युत गॉस का नियम, दूसरा है स्थिर चुंबकत्व संबंधी गॉस का नियम, तीसरा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे का नियम, चौथा है एम्पियर का संशोधित नियम। तो पहला स्थिर विद्युत गॉस का नियम। किसी बंद पृष्ठ से, जो आप पढ़ चुके हो वही नियम है, किसी बंद पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई ई, जिसे हम इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कहते हैं, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई ई कॉमा उस पर स्थित आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ये होता है पहला नियम, गॉस का नियम ही है। किसी बंद पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स या बंद पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स बाउंडेड इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स उस पर स्थित आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। तो वैद्युत फ्लक्स फाई ई इंट्रीगेशन के अंदर ये वृत्त बना दिया, ये बद्ध चुंबकीय फ्लक्स को इंडिकेट करता है, बंद पृष्ठ के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स को इंडिकेट, बंद पृष्ठ को इंडिकेट करता है। तो चुंबकीय फ्लक्स होता है वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर का अदिश गुणन। तो इंट्रीगेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds माने वैद्युत फ्लक्स उस पर स्थित आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, जहां ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है। दूसरा स्थिर चुंबकत्व संबंधी गॉस का नियम यह है, किसी बंद पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स सदैव शून्य होता है। अर्थात चुंबकीय, जैसे वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र का वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर का अदिश गुणन, वैसे चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर का अदिश गुणन। बंद पृष्ठ से संपूर्ण है, इंटीग्रेशन के अंदर बना दिया बराबर 0। इसका मतलब यह होता है कि अलग ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता। अर्थात जितना पावर माने पोल स्ट्रेंथ माने ध्रुव ताकत, ध्रुव सामर्थ्य जितनी नॉर्थ पोल की होती है, उतनी ही ध्रुव सामर्थ्य विपरीत माने ऋणात्मक साउथ पोल की होती है, जिससे कुल पोल स्ट्रेंथ, कुल ध्रुव ताकत, कुल ध्रुव सामर्थ्य 0 होता है किसी भी चुंबक का। तो इसीलिए उसका जो चुंबकीय फ्लक्स है वो शून्य होता है किसी भी चुंबक का। तो विलग चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता। इसका मतलब अलग कोई ध्रुव अस्तित्व नहीं होता। यदि अलग ध्रुव होता तो उसके ध्रुव सामर्थ्य, जैसे इसमें आवेश होता है उसमें ध्रुव सामर्थ्य का 1/μ0 गुना होता, परंतु उसका कोई ध्रुव सामर्थ्य होता ही नहीं है। टोटल मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ 0 होती है। नहीं होता का मतलब यह है कि कुल ध्रुव सामर्थ्य शून्य होती है। किसी भी चुंबक की, चुंबकीय द्विध्रुव की, किसी की भी टोटल पोल स्ट्रेंथ शून्य होती है। इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स किसी बंद पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स बाउंडेड मैग्नेटिक फ्लक्स सदैव शून्य होता है। तो यह है स्थिर चुंबकत्व संबंधी गॉस का नियम। ये मैक्सवेल का दूसरा समीकरण कहलाता है। तीसरा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे का नियम। यह है प्रेरित विद्युत वाहक बल
चुंबकीय फ्लक्स प्रेरित विद्युत वाहक बल, कॉमा, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। अर्थात प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर माइनस डी फाई एम बटे डी टी चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। अब जरा थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन समझो। किसी पृष्ठ की सीमा रेखा की लंबाई के खंड लंबाई का कोई अल्पांश भाग dl पर वैद्युत क्षेत्र E है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उसके संपूर्ण वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के बराबर होगा, माने वेक्टर E डॉट वेक्टर dl। तो इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट वेक्टर dl बराबर माने इसकी ये प्रेरित विद्युत वाहक बल कहलाता है, तो इंटीग्रेशन और वृत्त लगा दिया, माने बद्ध पृष्ठ का वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। इसका मतलब ये होगा कि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, परिवर्ती चुंबकीय फ्लक्स डी फाई एम बटे डी टी परिवर्ती चुंबकीय फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। मतलब ये हुआ कि चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन जब होता है तो उससे वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये मैक्सवेल का तीसरा समीकरण कहलाता है और इस तीसरे समीकरण को कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे का नियम। परिवर्ती चुंबकीय फ्लक्स, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब है एम्पियर का संशोधित नियम या मैक्सवेल एम्पियरीय नियम भी इसे हम कहते हैं। यह है बंद पृष्ठ की सीमा रेखा के अंदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। किसी बंद पृष्ठ की सीमा के अंदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन चालन धारा IC व विस्थापन धारा ID के योग का म्यू 0 गुना होता है। माने चालन धारा IC धन विस्थापन धारा ID धन माने योग का म्यू 0 गुना होता है। कौन? चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन वेक्टर V डॉट वेक्टर dl बंद पृष्ठ की सीमा रेखा के अंदेश, तो बंद पृष्ठ इंटीग्रेशन वृत्त वेक्टर V डॉट वेक्टर dl। और आपने ये डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ी है। डिस्प्लेसमेंट करंट होती है एप्सिलॉन 0 इंटू डी फाई ई बटे डी टी। तो ये होगा इंटीग्रेशन वेक्टर V डॉट वेक्टर dl बराबर, इसको हम दोबारा लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन वेक्टर V डॉट वेक्टर dl बराबर म्यू नॉट IC प्लस एप्सिलॉन 0 डी फाई ई बटे डी टी। इसका मतलब ये भी हुआ कि परिवर्ती विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसका मतलब ये होता है, इससे ये देखो इन दोनों से ये निष्कर्ष निकला कि जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और जब विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। माने जब विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र होगा, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार से ये एक दूसरे पर जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के सदिश योग के बराबर होती हैं। इसको आगे पढ़ाऊंगा। तो ये चार कहलाती हैं मैक्सवेल के समीकरण। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंगों का इतिहास। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के इतिहास में थोड़ा सा आपको एक नंबर के लिए याद रहना चाहिए कि सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे हर्ट्ज, जिन्होंने प्रयोग करके ये निष्कर्ष निकाला था कि ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं कुछ, माने विद्युत चुंबकीय तरंगों की जानकारी की विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। इसकी सर्वप्रथम खोज की थी हर्ट्ज ने। इसके बाद जगदीश चंद्र बोस ने 5 मिलीमीटर से 25 मिलीमीटर की विद्युत तरंग दैर्घ्य की विद्युत चुंबकीय तरंगें प्राप्त की थी। फिर जी मार्कोनी ने, जो ये मार्कोनी का प्रयोग कहलाता है, इन्होंने कई किलोमीटर तक बिना तार की, बेतार माने बिना तार की विद्युत चुंबकीय तरंगें प्राप्त की थी। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगों का इतिहास है, जो एक नंबर में क्वेश्चन आते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रायोगिक पुष्टि सर्वप्रथम हर्ट्ज ने की थी। फिर प्रयोग करके जी मार्कोनी ने कई किलोमीटर तक
विद्युत चुंबकीय तरंगें बिना तार के प्राप्त की थी, बेतार के विद्युत चुंबकीय तरंगें एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्राप्त की थी, वो मार्कोनी का प्रयोग कहलाता है। अब आते हैं हर्ट्ज का प्रयोग। हर्ट्ज का प्रयोग है, तो हर्ट्ज ने जब प्रयोग किया तो उन्होंने कहा क्या कि हर्ट्ज के अनुसार दोलित आवेश, जब आवेश दोलन करता है तो विद्युत चुंबकीय तरंग में उत्सर्जित करता है। माने जब आवेश आगे पीछे दोलन करता है तो उससे विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती है। फिर मैक्सवेल ने कहा कि जो ये विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, इन विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति दोलित आवेश की आवृत्ति के बराबर होती है। जो आवेश जो इससे विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित होती हैं, इनकी आवृत्ति जो दोलित आवेशों की आवृत्ति के बराबर होती है। तो इससे आवृत्ति की गणना की किसने? हर्ट्ज ने। समझ में आ गया आपके कि हर्ट्ज ने ये कहा कि जब आवेश दोलन करता है तो इससे विद्युत चुंबकीय तरंगें प्राप्त होती है और उन विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति दोलित आवेश की आवृत्ति के बराबर होती है। अब इसका ही प्रयोग है, ध्यान से देखिए। S1 S2 धातु के दो बड़े गोले हैं जिनका संबंध धातु की दो बड़ी प्लेटों P1 P2 से होता है। S1 और S2 के बीच में गैप रखते हैं जिससे इसके बीच की वायु आयनित होती है, इसलिए गैप रखा जाता है। इस S1 S2 का संबंध प्रेरण कुंडली से होता है और ये प्रेरण कुंडली अंतरायित धारा, यह अंतरायित धारा, इंटरप्टेड करंट। इंटरप्टेड करंट का मतलब समय अंतराल में करंट बहती है, बंद होती है, बहती है, इंटरप्टेड करंट बहती है। तो ये इसकी रचना है। एक प्रेरण कुंडली है और प्रेरण कुंडली है, इसका संबंध S1 S2 धातु के दो बड़े गोलों से होता है। S1 S2 का संबंध दो बड़ी प्लेटों P1 P2 से होता है। इसके समांतर में D1 D2 दो धातु के बड़े गोले होते हैं जो तार द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, इसे हम संसूचक कहते हैं। यही प्रयोग का मैंने वर्णन लिखा है। देखिए, S1 S2 धातु के दो बड़े गोले होते हैं जिनके बीच अंतराल होता है, गैप होता है। इस S1 S2 के बीच में गैप होता है। गैप इसलिए होता है कि जब इसके बीच में इंटरप्टेड करंट प्रवाहित कराते हैं तो इसके बीच में हाई वोल्टेज, S1 S2 पर हाई वोल्टेज उत्पन्न होता है जिससे इसके बीच की वायु आयनित होती है। जब वायु आयनित होगी तो आवेश और आयन उत्पन्न होंगे, इलेक्ट्रॉन और आयन उत्पन्न होंगे और फिर ये जब दोलन करते हैं तो इससे विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती है, चिंगारी उत्पन्न होती है। ये चिंगारी की संसूचन D1 D2 से होता है कि यहाँ चिंगारी उत्पन्न हो रही है, संसूचक इसको पहचानता है। तो ये इसकी रचना है। तो S1 S2 प्रेरण कुंडली, S1 S2 प्रेरण कुंडली से जुड़ी होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग के संसूचन के लिए, माने विद्युत चुंबकीय तरंगों का पता लगाने के लिए, संसूचन के लिए एक संसूचक होता है। ये संसूचक है जिसमें धातु के दो बड़े गोले D1 D2 होते हैं जो आपस में तार द्वारा जुड़े होते हैं। कार्यविधि: जब प्रेरण कुंडली I से अंतरायित धारा प्रवाहित कराते हैं, इससे जब इंटरप्टेड करंट प्रवाहित कराते हैं तो S1 व S2 के बीच उच्च वोल्टता उत्पन्न होती है। इसके बीच में हाई वोल्टेज उत्पन्न होता है और जब हाई वोल्टेज उत्पन्न होता है तो इनके बीच की वायु आयनित होती है। इनके बीच की हवा क्या होती है? आयनित होती है, जिससे इलेक्ट्रॉन और आयन उत्पन्न होते हैं। जब आवेश, वायु आयनित होगी तो इलेक्ट्रॉन और आवेश उत्पन्न होंगे जो विसर्जन के लिए एक मार्ग बनाते हैं, जो विसर्जन के लिए एक चालकीय पथ का निर्माण करते हैं, जिससे चिंगारी उत्पन्न होती है। और जब चिंगारी उत्पन्न होती है तो ये आवेश माने आयन और इलेक्ट्रॉन दोलन करते हैं और जब आवेश दोलन करते हैं तो इससे विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती है और विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती है। इस विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति 1/2π√LC के द्वारा निर्धारित की जाती है, जहां L इस कुंडली का स्वप्रेरकत्व है और C गोलों की धारिता है। ये जो बड़े गोले S1 S2 हैं, इनकी धारिता है। क्योंकि L व C का मान बहुत कम होता है, इसलिए जो F है वो बहुत अधिक होती है। जो आवृत्ति है इनकी, विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति, ये बहुत अधिक होती है।
जब ये S1 S2 D1 D2 के समांतर होती हैं तो इस चिनगारी का ये संसूचन कर लेता है, और जब इसको इसके लंबवत रखते हैं तो इससे कोई चिनगारी संसूचक को प्राप्त नहीं होती। इससे ये समझ में आता है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। तो यही इसमें लिखा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग ये है, F का मान बहुत अधिक होता है। जब S1 S2 के बीच चिनगारी उत्पन्न होती है तो इसे संसूचक D द्वारा ज्ञात करते हैं, संसूचक D द्वारा ज्ञात किया जाता है। जब D1 D2 S1 S2 के लंबवत होता है, ये इसके लंबवत होते हैं, तो कोई तरंग संसूचित नहीं होती। इससे विद्युत चुम्बकीय तरंग की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि होती है। इसके बाद जल्दी चंद बोस की खोज, जेसी बोस की खोज। फिर जेसी बोस ने सबसे पहले हर्ट्ज ने प्रयोग किया, फिर जेसी बोस ने 5 mm से 25 mm की विद्युत चुम्बकीय तरंग कोलकाता में प्राप्त की थी यहीं, और फिर मार्कोनी ने कई किलोमीटर तक की बिना तार के विद्युत चुम्बकीय तरंगें प्राप्त की, प्रयोग किया। तो ये है विद्युत चुम्बकीय तरंगों का इतिहास। इतना बड़ा शायद हो सकता है ना आए, एक एक नंबर का जरूर आएगा कि इसका प्रयोग सर्वप्रथम किससे प्रयोग किया, सबसे पहले किसने प्रयोग काम किया जिससे पता चला कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, हर्ट्ज ने। फिर प्रयोग करके लंबी दूरियों तक किसने तरंगें प्राप्त की, जी मार्कोनी ने। तो ये है इसका विद्युत चुम्बकीय तरंगों का इतिहास। देखो बच्चों, ये है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अभिलक्षण या विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण। परीक्षा में हर साल आते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के कोई 2 गुण लिखो, एक एक नंबर के 2 नंबर का आता है। तो ये 6 गुण हैं, 6 में से कोई आपको 2 गुण लिखना होते हैं, आते हैं परीक्षा में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिए। पहला गुण है, ये मुक्त आकाश में प्रकाश के वेग 3 गुणा 10 C बराबर 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। माने ये मुक्त आकाश में प्रकाश की चाल से चलती है, पहला गुण। दूसरा गुण, ये विद्युत की उदासीन है, ये विद्युत की उदासीन है। इसका मतलब ये है कि ये विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती, न विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होती है, न चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होती है। इसलिए इससे ये है कि इनमें कोई आवेश नहीं निकलती, विद्युत की उदासीन है। नेक्स्ट गुण है, ये परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण एवं व्यतिकरण की घटनाओं को प्रदर्शित करती है। इससे ये समझ में आता है कि विद्युत चुम्बकीय जो तरंगें हैं ये तरंगों के गुण को प्रदर्शित करती है। ये मुक्त आकाश में विद्युत इनका ये चाल होती है, ये मुक्त आकाश में E और B का अनुपात प्रकाश के वेग के बराबर होता है। माने E/B बराबर 1/√μ0 × ε0 बराबर C 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। किसी पदार्थिक माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल B बराबर 1/√μ × ε होती है। माने म्यू पदार्थ की चुंबकशीलता, एप्सिलॉन पदार्थ की विद्युतशीलता। अब इसमें हमने एक रिलेशन आपको पढ़ाया था, μr बराबर μ/μ0 होता है, εr बराबर ε/ε0 होता है। इससे म्यू का मान निकालोगे तो μr × μ0 हो जाएगा। जैसे आप इसको समझना चाहो तो इसको आप सीधे समझना चाहो तो ये हो जाएगा 1/√μ हो जाएगा, म्यू हो जाएगा क्या, μr × μ0 इंटू एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन हो जाएगा εr × ε0। अब इसको जब आप हल करो तो हल करने पर ये तो आप समझ गए, μr पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता और εr पदार्थिक माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, चलो आगे देखो, इसको हम ऐसे लिखेंगे 1/√, इसको हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ लिखता हूँ मैं 1/√μr εr μ0 ε0 ऐसे बराबर 1/√μr εr इंटू 1/√μ0 × ε0, और 1/√μ0 × ε0 को C कहते हैं, ये आप पढ़ चुके हो, बराबर हो जाएगा C/√μr × ε0। ये हो जाएगा, देखो ना, म्यू की जगह लिखेंगे μr × μ0,
एप्सिलॉन की जगह लिखेंगे एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन जीरो, तो म्यू आर इंटू म्यू जीरो इंटू म्यू आर इंटू म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन जीरो। इसको एक साथ लिखें तो म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर इंटू म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन जीरो, ये 1/√, में इसको हम लिख सकते हैं 1/√, म्यू आर एप्सिलॉन आर इंटू 1/√, म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन जीरो। 1/√, म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन जीरो, ये प्रकाश की चाल सी कहलाती है, तो c/√, म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। तो ये कहलाता है, ये किसी पदार्थ के माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल ये यहाँ से जो आया है इसके द्वारा ऐसे यहाँ आया है, तो ये होती है c/√, म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। नेक्स्ट वन है विद्युत ऊर्जा घनत्व और चुंबकीय ऊर्जा घनत्व आपस में बराबर होते हैं, अर्थात UE और UN। विद्युत ऊर्जा घनत्व कहते हैं UE, स्मॉल UE, चुंबकीय ऊर्जा घनत्व स्मॉल UN आपस में बराबर होते हैं, UE बराबर UN, परंतु ऊर्जा घनत्व स्मॉल UE बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर एवं चुंबकीय ऊर्जा घनत्व स्मॉल UN बराबर 1/2 B स्क्वायर अपॉन म्यू जीरो। ये होता है B स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जीरो नहीं, या तो 1/2 काट दें, B स्क्वायर बटे 2 म्यू जीरो कर दें, या ऐसे ही लिख दें 1/2 इंटू B स्क्वायर बटे म्यू जीरो। कुल ऊर्जा घनत्व UE प्लस UM, UM की जगह UE लिखोगे तो 2UE हो जाएगा, 2 का इसमें गुणा कर दोगे तो एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर हो जाएगा। अब UE की जगह UM लिखोगे तो 2UM हो जाएगा, तो B स्क्वायर बटे म्यू नॉट हो जाएगा, B स्क्वायर बटे म्यू नॉट, 2 नहीं म्यू नॉट। तो ये इस तरह से UE के टर्म में यदि लिखोगे तो एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर, क्योंकि 1/UM की जगह भी यही लिखोगे 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर प्लस 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर, तो एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर हो जाएगा। अब UE की जगह UM लिखोगे 1/2 B स्क्वायर बटे म्यू नॉट प्लस 1/2 B स्क्वायर बटे म्यू नॉट, तो ये हो जाएगा B स्क्वायर बटे म्यू नॉट। इस तरह से ये कुल ऊर्जा घनत्व इतना होता है और विद्युत ऊर्जा घनत्व इतना होता है, चुंबकीय ऊर्जा घनत्व इतना होता है और कुल ऊर्जा घनत्व दोनों के योग के बराबर होता है। इन दोनों में UE की जगह UM लिखेंगे तो 2UM हो जाएगा, UM की जगह UE लिखोगे तो 2UE हो जाएगा, ये आपस में बराबर होते हैं। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के लक्षण हैं, ये आप हमेशा आते हैं 2 नंबर में। तो ये आप में कोई 2 नंबर आपको कोई दो क्या 4 5 6 हैं, 6 को आप ध्यान से समझ लीजिए। नेक्स्ट फिर पढ़ूंगा।